गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 9 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक रहने वाला है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में। हालांकि न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं है लेकिन चिपको आंदोलन वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा छोटा सा टॉपिक एक आता है लैंडस्लाइड से। लैंडस्लाइड क्या होता है, कितने टाइप का होता है और न्यूज़ में क्यों है। वैसे तो आप अगर न्यूज़ देख रहे हो आपको पता होगा कि जोशीमठ एक छोटा सा टाउन है उत्तराखंड के अंदर और वहाँ पे जो है काफ़ी क्राइसिस एक आ गया है। मतलब पूरे का पूरा सिटी के अंदर क्राइसिस आ गया है और लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। अबॉर्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। हालांकि रिपीटेड सा है, पहले इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं लेकिन दोबारा से न्यूज़ में है तो देख सकते हैं क्यों न्यूज़ में है। ऑक्सफोर्ड इन इंडिया, ये भी हम लोगों ने 2 दिन पहले बात किया था कि गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है यूजीसी का जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस को इंडिया में सेटअप कर सकती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर से बात कर सकते हैं। एक टेक्स्ट सेक्शन से क्वेश्चन है क्रिएटिव एआई। मुझे लगता है मेंस में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्रिएटिव फील्ड में भी काम कर रही है तो उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, कैसे वो काम करता है, क्या उसके कंसर्न्स हो सकते हैं, क्या उसका बेनिफिट हो सकता है। वो एक अच्छा कंटेंट मुझे लगता है मेंस में एक आंसर लिखने के लिए बन सकता है। उसके अलावा भैया सेंसस में जो डिले हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से लास्ट वीक हम 2 बार बात कर चुके हैं सेंसस के बारे में, बट एक एडिटोरियल है तो थोड़ा सा भी इसको देख सकते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। राइट, चलिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ बहुत जल्दी हम लोग अपना नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो एडमिशन लेना चाहता है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। राइट, उसके अलावा 2023 के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, ऑफ कोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा अगर 2023 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट होता है। तो आप हमारा टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। 22 जनवरी से हम लोग अपना टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा कई सारे फ्री कोर्स हम लोग जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो आज दोस्तों एक स्पेशल दिन है। आज स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि आज सुंदर लाल बहुगुणा जी का जन्म हुआ था 1927 में और अनफॉर्चुनेटली 2021 में लास्ट टू लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई थी कोविड की वजह से, है ना। तब भी ये न्यूज़ हम लोगों ने किया था, इनके बारे में बात किया था हम लोगों ने। राइट, और एक छोटे से गांव में पैदा हुए ये और फिर बाद में व्हेन ही वाज अराउंड 17 और 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड आई थिंक एक फ्रीडम फाइटर थे इनके एरिया के ही, उनके इन्फ्लुएंस में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए और फिर इन्होंने कसम खाई कि भाई वह देश के लिए काम करेंगे। बाद में पढ़ाई करने के लिए लाहौर चले गए और फिर बाद में इनकी शादी हुई, अपनी वाइफ के साथ मिलकर इन्होंने अपने एक आश्रम भी स्थापित किया और उसके बाद फिर इन्होंने कई सारे मुद्दों पे काम किया, जैसे दलित्स की टेंपल के अंदर एंट्री, उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया उस समय पे। तो वो सारी चीज़ें चलती रही लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ एंड ऑल दैट तो 1960s और 70s में इनका ज़्यादा फोकस जो है वो एनवायरनमेंट की तरफ चला गया। तो ये लाइक फुल टाइम एनवायरमेंटलिस्ट ही बन गए क्योंकि 50s और 60s में क्या हो रहा था उस समय, उत्तराखंड समझ लिए, हिमाचल समझ लीजिए, खासकर उत्तराखंड से क्योंकि ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं हम इनको। तो बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे चल रही थी उत्तराखंड में। जब 1962 का वॉर चाइना के साथ हुआ तो सरकार ने उत्तराखंड में जो खासकर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट करना शुरू किया, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह बनाए गए, पेड़ पौधे काटे गए, है ना। बीआरओ की आप यहाँ पे बात कर सकते हो, बॉर्डर जो हमारा रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस कई सारे कामों में जो है इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे टहरी डैम वाला एक इशू हुआ था, टहरी डैम के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत काम किया है। फिर 1970s में जो है वो जब पेड़ वेड़ काटे जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये, तो नॉन वायलेंट मूवमेंट इन्होंने वहाँ पे शुरू किया। फिर 1960s 70s में 63 73 74 वगैरह में तो चिपको आंदोलन की बेसिकली वहाँ से शुरुआत हुई, जिसमें गांव वाले जो है वो पेड़ों को हक करते थे, उनको काटने नहीं देते थे। इसका नतीजा ये निकला, कई सालों के लगातार प्रोटेस्ट वगैरह करने के बाद और लड़ाई करने के बाद सरकार ने कानून वहाँ पे बना दिया कि भैया जो पेड़ पौधे 30 डिग्री के स्लोप के ऊपर हैं उनको ना काटा जाए, ठीक है। और जो 1000 मतलब मीन सी लेवल से मीटर से ऊपर हैं उनको भी ना काटा जाए। तो इनका ही ये बेसिकली प्रयास था और फिर बाद में कानून भी वहाँ पे बनाया गया। 2009 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया और फिर 2021 में अनफॉर्चुनेटली कोविड से इनकी डेथ हो गई। हालांकि काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे बट स्टिल इतने बड़े पर्सनैलिटी हैं भैया, उनकी डेथ होना तो बड़ी बात है ही। तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि अब तक इंडिया में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे एनवायरमेंटल मूवमेंट हो गई हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए कंटेंट मैंने आपके लिए डाला है यहाँ पे,
थोड़ा आप इसको देख सकते हो। तो 1700 से जो है बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान से शुरू हुई थी। ये इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अमृता देवी शी वाज अ लीडर, एक गांव की लीडर थी वो, और उन्होंने महिलाओं के साथ मिलके, एक्चुअली चिपको आंदोलन के जैसा ही है वो। तो वहाँ के जो लोकल किंग थे उन्होंने वहाँ के पेड़ पौधे काटने का ऑर्डर दिया था। तो अमृता देवी और कई सारी महिलाओं ने मिलके वो जो है उनको हक कर लिया था पेड़ पौधों को। फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई थी, कई सारे लोगों की डेथ हुई वहाँ पे उस समय। तो बिश्नोई मूवमेंट वहाँ पे चलाई गई थी। और बिश्नोई एक ऐसा समाज है दोस्तों, राजस्थान से मोस्टली बिलोंग करता है, जहाँ जो एनवायरनमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक केयर किया जाता है। जैसे जो ब्लैक बक होता है ना, जिसमें सलमान खान का नाम भी आया था एंड ऑल दैट। तो उनकी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए भी जो है बिश्नोई समाज बहुत काम करता है। अगर आप पढ़ना चाहो थोड़ा सा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बिश्नोई समाज के बारे में पढ़ सकते हो। फिर चिपको आंदोलन जो है 1973 में उत्तराखंड में शुरुआत हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा जिसके लीडर रहे। फिर साइलेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, ये भी आप केरला से देख सकते हो कि साइलेंट वैली के बारे में हम लोगों ने कल बात भी किया था, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम हुआ। जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो बिहार से शुरू हुआ। अपीको मूवमेंट फिर वो कर्नाटक में शुरू हुआ 1983 में। टहरी डैम वाला जो अभी हम लोगों ने बात किया था, इसमें भी जो है वो उत्तराखंड में, और सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे उसमें के अंदर भी। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1960 से आज भी चल रहा है, और जिसमें गुजरात मध्य प्रदेश वगैरह में जो नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सरदार सरोवर डैम वो सब करके, जवाहर सागर डैम एंड ऑल दैट। तो उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय वगैरह का नाम आपने सुना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी भी एसोसिएटेड हैं उस थे बेसिकली उस मूवमेंट से। और कुछ और भी मूवमेंट हैं, जैसे 2019 में जो है क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक हुआ था, ये थोड़ा आप देख सकते हो कलकत्ता चेन्नई वाले एरिया में। राइट टू ब्रीथ प्रोटेस्ट न्यू दिल्ली में और में शुरू हुआ 2019 में। उसके अलावा जो है सेव दिहिंग पटकई, ये आसाम का एक मूवमेंट चला था 2020 में, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। सेव आरे, ये महाराष्ट्र में मुंबई में जो आरे फॉरेस्ट वगैरह है उनको काटा जा रहा था मेट्रो के लिए, तो उसके लिए मूवमेंट वगैरह शुरू हुआ था। फिर सेव द सुंदरबंस, ये भी 2020 का मूवमेंट है। तो कुछ मूवमेंट का पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत गूगल करिए इसके बारे में, थोड़ा सा जानिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा कंटेंट का रट्टा मार लो, बट कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कई बार अगर तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, नहीं तो कई बार मेंस में भी एग्जाम्पल वगैरह देने के काम आ जाता है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह को लेके, कुछ मूवमेंट्स वगैरह को लेके, है ना, तो एक आंसर में एक एग्जाम्पल देने के काफ़ी काम आता है। और अगर आप अपने मेंस के आंसर का एग्जाम्पल के साथ बैकअप करते हो तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो अगला मूवमेंट भी जो अगले जो आर्टिकल है वो भी नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में ही है। और जोशीमठ एक टाउन है भाई, और ये सिंक हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ धंस रहा है, सबसाइड हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा लोकेशन अगर आप इसकी देखोगे पता चलेगा। जब हम लोग 4 धामों की बात कर रहे हैं तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन 4 धामों की बात करते हैं। तो बद्रीनाथ की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से जैसे जब आप देवप्रयाग में जाते हो तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों रिवर मिलती हैं, उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। तो देवप्रयाग से पहले जो रिवर जो इधर बद्रीनाथ से निकल रही है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे कई सारे धाम भी पाए जाते हैं, प्रयाग जिसको कहते हैं, प्रयाग पाए जाते हैं, जैसे कर्ण प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग, है ना, एंड ऑल दैट, 5 प्रयाग पाए जाते हैं। तो यहीं पे जैसे आप जाते हो बद्रीनाथ की तरफ तो बीच में एक टाउन पड़ता है जोशीमठ, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जोशीमठ। जोशीमठ से थोड़ा सा आप और ऊपर जाते हो तो हेमकुंड साहिब जो है यहाँ पे एक जगह पड़ती है, एक सिखों के लिए एक पिलग्रिमेज साइट है ये। और थोड़ा आप इससे ऊपर जाते हो तो ये एक वैली ऑफ फ्लावर्स है, नेशनल पार्क भी है हमारा। और थोड़ा सा आप और इससे अगर आप जाओगे तो नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। ये वाला पूरा एरिया जो है नंदा देवी नेशनल पार्क वाला है। आपको याद होगा लास्ट ईयर वहाँ पे ग्लेशियर बस्ट हुआ था, जब नंदा देवी जो ग्लेशियर है उसका एक हिस्सा टूट गया था और वो धौली रिवर के अंदर जाके गिर गया था। और धौली रिवर और मतलब धौली गंगा, तो धौली गंगा जो रिवर है और ऋषि गंगा की जो एक ट्रिब्यूटरी है उसके अंदर फ्लड आ गया था। और यहीं पे जोशीमठ के पास में तपोवन में, ये जो देख रहे हो ना तपोवन, तो यहाँ पे गांव का है, रैनी करके गांव का नाम था, जहाँ पे वो एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। जब वो फ्लड वगैरह यहाँ से आया था तो कई सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये तो न्यूज़ में था लास्ट ईयर भी। तो जोशीमठ जो है बेसिकली साइट, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
एक पिलग्रिमेज सेंटर तो ऑफ कोर्स है ही, और यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। आदिशंकर जी ने भी जो है यहाँ पे एक मठ बनाया था। बट क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे कई समय से जो है वो घरों के अंदर इस तरह से क्रैक्स वगैरह पड़ रहे हैं, और ये पूरे का पूरा सिटी जो है वो नीचे धंस रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो पूरा जो जगह है वो लैंडस्लाइड एरिया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 1976 में एक मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। मिश्रा कमेटी ने इस पूरे एरिया को स्टडी किया था। उन्होंने ये पाया था कि ये एक्चुअली जो जोशीमठ बनाया गया है ना, वो किसी हार्ड रॉक के ऊपर नहीं बनाया गया है। जोशीमठ टाउन ये एक्चुअली सैंड के ऊपर बनाया गया है, सैंड और छोटे ग्रेवल्स। ठीक है, हार्ड रॉक के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये सैंड के ऊपर बनाया गया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उधर से भागीरथी आती है, या जो ऋषि गंगा आती है, धौली गंगा आती है, उसकी वजह से इसके जो नीचे वाला जो भाग है, इसके जो अंडरग्राउंड वाला भाग है, वो अंडर कटिंग हो जाती है उसकी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा ये धंस जाता है। ठीक है, तो वही हो भी रहा है यहाँ पे। तो ये 1976 की स्टडी है, और उस समय पे कई सारे रिकमेंडेशन यहाँ पे किया गया था कि जो स्लोप होते हैं भाई, उनके ऊपर इरिगेशन ना की जाए, है ना, खेती बाड़ी ना की जाए। सरकार जो यहाँ पे बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा रही है उनको बंद कर दिया जाए। ऐसे कुछ रिकमेंडेशन उस समय दिया गया था, लेकिन भाई कौन ही ध्यान देता है अनफॉर्चुनेटली। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 16,000 की पॉपुलेशन है यहाँ पे। अभी शायद 20,000 के आसपास हो गई होगी, क्योंकि 10-12 साल हो गए हैं उन बातों को। बट येस, ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि घरों के अंदर क्रैक्स वगैरह पड़ रहे हैं। कई सालों से लोग वहाँ पे सरकार से अपील भी कर रहे हैं। जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, लोगों का कहना है कि इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे वाइब्रेशंस होती हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से वहाँ का जो पूरा स्लोप है, जो पूरी लैंड है, वो कमज़ोर हो गई है, और उसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि सरकार का ऐसा कहना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो टनल बनाई जा रही है वो शहर से बहुत दूर है। बट जो टनल बनाने के लिए मशीन यूज़ की गई है वो कई बार एक्चुअली ब्रेक डाउन हो चुकी है। अंडरग्राउंड वाटर वगैरह, सीपेज वगैरह हो गया था, तो उसमें ज़्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, बट ये पूरा मामला बनता है। और देखिए होता क्या है ना, बद्रीनाथ के अंदर जो पीठ है, बेसिकली जो डेटी हैं बद्रीनाथ में, तो विंटर के समय क्या होता है, बद्रीनाथ का पार्ट जो है दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं आम जनता के लिए। और यहाँ की जो डेटी हैं बद्रीनाथ जी, जो डेटी हैं, उनको विंटर में जोशीमठ में स्थापित किया जाता है, जोशीमठ में। तो वो थोड़ा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, विंटर सीट ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ वो जोशीमठ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। हेमकुंड साहिब वाला मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। और ये पूरे का पूरा एरिया जो है काफ़ी सीज्मिक एक्टिव जोन है, मतलब अर्थक्वेक वगैरह काफ़ी आते हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स, तो उसके लिए भी काफ़ी डेंजर यहाँ पे बन गया है। तो सरकार से लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होगा। कुछ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है। बाकी भैया 16,000 लोगों को कहीं और पे सेटअप करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने सालों से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अब अपना घर बार के छोड़ के कैसे जाएंगे? उनका बिजनेस वहाँ पे सेटअप है, फैमिली वहाँ पे रहती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जोशीमठ में अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत एक लाइव एग्जांपल बनेगा ये दुनिया के लिए कि किस तरह से एक नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर जो है इस तरह की चीज़ों को लीड कर सकते हैं। अभी काफ़ी कुछ बात होने वाली है इसके बारे में, अभी ये टॉपिक यहाँ तक रुकने वाला है नहीं। तो लैंडस्लाइड क्या होता है आपको पता ही है। लैंडस्लाइड एक बेसिकली मास मूवमेंट होती है, जिसमें एक लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। ठीक है, आप किसी स्लोप पे होते हो तो ये हो सकता है ये हिस्सा नीचे आ जाए। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे वेजिटेशन ख़त्म हो गई हो, ग्रास ट्रीज़ वगैरह, जो वहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी होती है। हो सकता है जो इसका जो ग्राउंड वाटर होता है उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो रिमूव हो जाता है, तो ऊपर से जगह जो है काफ़ी भारी हो जाती है, तो वो लैंडस्लाइड का रूप ले सकती है। देयर कैन बी मैनी रीजंस ऑफ द लैंडस्लाइड। और लास्ट टू लास्ट ईयर एक्चुअली यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था लैंडस्लाइड को लेके। आप इस मैप में भी देख सकते हो कि ये जो पूरे का पूरा एरिया है जो इधर से आपको नज़र आ रहा है, हिमालय वाला और वेस्टर्न घाट वाला, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई आप ये बताइए कि हिमालय के में जो है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ज़्यादा लैंडस्लाइड क्यों आते हैं। और वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पूछा गया था। हालांकि उसके अंदर कुछ और डिटेल भी आप डेफिनेटली लिख सकते हो, बट यस क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। और लैंडस्लाइड तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये थोड़ा टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ना है। और कई नेचुरल कॉज भी हो सकते हैं लैंडस्लाइड के, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया, एक्स्ट्रा रेनफॉल वगैरह हो जाती है। और एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मैन मेड, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी हम लोगों ने देखा, माइनिंग वगैरह होती है, डिफोरेस्टेशन किया जाता है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली जो उसकी नेचुरल जो इकोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है।
और फिर लैंडस्लाइड का रूप ले सकती है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कंटेंट को, अच्छा कंटेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। चलिए, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिंगल वीमेन डिनाइड अबॉर्शन। तो बेसिकली मुंबई का मामला है जिसमें एक अनमैरिड वीमेन है, एक सिंगल वीमेन है और वो प्रेग्नेंट हो गई, और जब वो अबॉर्शन करवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि हम आपका अबॉर्शन नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि उनकी जो लिमिट है वो 20 वीक्स से क्रॉस हो चुकी थी, और 20 वीक्स से ज़्यादा अगर कोई अनमैरिड वीमेन है, सिंगल वीमेन है, तो उसका अबॉर्शन नहीं करवाया जाता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो किसी किसी खास केस में हो सकता है, ठीक है, हर केस में नहीं होता है। जैसे अगर वो सेक्सुअल असोल्ट की वजह से प्रेग्नेंट हुई हैं, अगर या वो माइनर हैं, 18 साल से कम उनकी उम्र है, विडो हैं या डिवोर्सी हैं, अगर वीमेन विद डिसेबिलिटी हैं, अगर उनके जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, अगर उनकी जान को खतरा है, ऐसे कुछ कुछ केस में वो 20 वीक से ज़्यादा अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन थी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव इन्होंने यूज़ किया था वो डिफेक्टिव था, ठीक है। तो उसके बाद जो है इनको प्रेगनेंसी हुआ तो डॉक्टर ने मना कर दिया। अब डॉक्टर ने मना कर दिया तो ये मामला चला गया, मतलब कोर्ट में अभी गया नहीं है, जाएगा जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर ये कहा था कि जो अनमैरिड वुमेन होती हैं वो भी 24 वीक्स के अंदर अंदर अबॉर्शन करवा सकती हैं। मैरिड वीमेन तो ऑलरेडी करवा सकती हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनमैरिड वुमेन का भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा है, हमारा जो एमटीपी एक्ट है उसके अंदर सरकार ने चेंज नहीं किए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वो अपने आप में कानून होता है, लेकिन डॉक्टर वगैरह डरते हैं, ठीक है। डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई जब तक एक्चुअली में पार्लियामेंट में कानून में चेंज नहीं होगा ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के कहने को नहीं मानेंगे। देख, कई बार ऐसा होता है, मान लो डॉक्टर साहब हैं, अब वो डॉक्टर के पास वीमेन गई, डॉक्टर ने मान लो उनका अबॉर्शन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की बात मान के, बट अगर वो डॉक्टर का फिर पुलिस कंप्लेंट हो जाती है, पुलिस डॉक्टर को आती है, पकड़ के ले जाती है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है भाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे जब तक कानून के अंदर चेंज नहीं होगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो डॉक्टर पहले तो बेचारी जो वीमेन होती है वो चक्कर काटे हॉस्पिटल के, फिर वो डॉक्टर चक्कर काटे, फिर पुलिस उसको हरास करती है, डॉक्टर का लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन में पड़ने के बजाय डॉक्टर सीधा सीधा मना कर देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 वीक्स तक अबॉर्शन करवाया जा सकता है सिंगल वीमेन के द्वारा, बट अभी तक कानून के अंदर चेंज नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी कुछ लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं, कोई नया नहीं है। लास्ट ईयर भी 2021 में एमटीपी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, कुछ चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी जो अच्छी हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो पुरानी ही चल रही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 1971 के तहत 20 वीक से लेके अगर 24 वीक तक अगर किसी को अबॉर्शन करवाना है तो उसमें एक डॉक्टर वगैरह की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि अगर आप 2021 में ये कहा है कि अगर आप 20 से लेके 24 वीक तक अबॉर्शन करवाती है कोई वीमेन, तो उसको 2 डॉक्टर की परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ती है, ठीक है। और अगर 24 वीक से ज़्यादा कराते हैं तो पहले कोई मेडिकल बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन आपको मेडिकल बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हो इन चेंजेस वगैरह में। तो मैंने यहाँ पे भी आपके लिए कंटेंट डाल दिया था। अगर आप माइनर हो, 18 लेस हो अगर आपकी उम्र, तो आपको रिटन कंसेंट लेना पड़ता है अपने गार्जियन वगैरह का, एज पर 1971 एंड द रियल जो नया एक्ट बना है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप इसमें देख सकते हो, ये कंटेंट मैंने पूरा जो है आपके लिए वैसे डाल दिया है। पुराना कंटेंट है इसलिए इस पर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये कंटेंट ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है, नए स्टूडेंट हैं, प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, तो यस, थोड़ा आप इसको फिर देख सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे अगर किसी का रेप होता है अनफॉर्चुनेटली और वो वीमेन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 24 वीक से ज़्यादा अगर उनका प्रेगनेंसी पीरियड हो जाता है, तो उस केस में उनको रिट पिटीशन लगानी पड़ती है कोर्ट के अंदर परमिशन लेने के लिए अबॉर्शन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप देख सकते हो। चलिए, कैन फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटअप कैंपस इन इंडिया, तो परसों का टॉपिक है ये, तो ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। आप सबको पता है कि यूजीसी ने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसके तहत यूजीसी ये कह रहा है कि भैया इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस को सेटअप कर सकती हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती। जो यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर आती है इंटरनेशनली रैंकिंग में, या फिर कोई किसी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, मान लो 500 के अंदर नहीं आती लेकिन उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उस केस में वो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपस को सेटअप कर सकती हैं। ऐसा नए ड्राफ्ट के अंदर कहा गया है। अभी ये सिर्फ प्रपोजल है, कानून नहीं बना है।
तो क्या ये पहली बार ऐसा प्रपोजल आया? नहीं आया। 2010 में भी जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने एक फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उस समय की जो अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, मतलब उस समय जो बीजेपी थी या समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने काफ़ी भरपूर मात्रा में उसका अपोजिशन किया था और वो बिल पास नहीं हो पाया था। उसी के जैसा अभी अभी प्रपोजल जो है यूजीसी ने दिया है। तो यूजीसी ने ये कहा है कि भाई जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो इंडिया में सेटअप करेंगी अपना कैंपस, उनकी जो फीस वगैरह है वो अपने आप से उसको सेटअप कर सकती हैं। उनका जो सिलेबस होगा, जो करिकुलम होगा, वो अपने हिसाब से करें, हम उनको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ नहीं मत पढ़ाइए जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी पढ़ाओ, जो मर्जी फीस रखो, बट वो फीस थोड़ी रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग की फीस हमने 50 लाख कर दिया सिर्फ इस नाम पे कि भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी है। इतना भी नहीं होना चाहिए, लूटमार नहीं होनी चाहिए। बट येस, हम ज़्यादा इंटरफेयर आपके काम धंधे में नहीं करेंगे। इवन जो आपको स्टाफ वगैरह जो रिक्रूट करना है वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपका मन करे तो आप इंडियन फैकल्टी को हायर कीजिए, आपका मन करे तो फॉरेन फैकल्टी को हायर कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे कही हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म तो ऑफकोर्स हर चीज़ का होता ही है। इस पूरे प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म ये है कि भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि इंडिया में वही यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकती हैं जो टॉप 100 के अंदर आती हैं। लेकिन नया नोटिफिकेशन क्या कह रहा है? 500 कह रहा है। तो ये नया नोटिफिकेशन हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के वायलेशन कर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इस समय इंडिया से जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कम से कम 13 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं इस समय जो इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं और वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर लेके जाते हैं इंडिया से फॉरेन करेंसी उस चक्कर में। तो इनका ये कहना है कि भैया जो बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्या वो सिर्फ एजुकेशन लेने जा रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेने जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है भाई, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने जाते हो तो इंडिया में आके थोड़ी ना अपना काम धंधा करोगे। आप ऑस्ट्रेलिया में रहोगे, वहीं पे पढ़ाई करोगे, वहीं पे बाद में सिटीजनशिप ले लेते हो, आपकी पूरी ज़िंदगी वहीं पे स्पेंड होती है। तो ऐसे बच्चों का क्या, आप उनको कैसे एनकरेज करोगे इंडिया में ही पढ़ाई करने के लिए? ये बड़ी बात है। एक और इन्होंने यहाँ पे जो बड़ी बात बोली है वो ये बोली है कि भाई एक तो ये बच्चे ऑफ कोर्स जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर ही जाएंगे, कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मजा ही है जब आप फॉरेन में जाके पढ़ो, है ना। और इसमें क्या होगा, जो रिच बच्चे हैं, जो अमीर घरों के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो वही अफोर्ड कर पाएंगे, आम बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब जो अमीर बच्चा है वो तो पहले ही मज़े लूट रहा है, वो तो पहले विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहा है ना। तो गरीब बच्चों को, मीडियोकर बच्चों को, जो मिडिल फैमिली से, उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। बेसिकली बात यह है कि जो रिच बच्चे हैं उनके लिए और अपॉर्चुनिटी खुल रही हैं, है ना। गरीब बच्चा ना तो पहले विदेशों में पढ़ पा रहा था, ना भी पढ़ पाएगा, है ना। उसके पास तो इतना फीस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, इतने साधन ही नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिया है। चलिए, द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव एआई क्रिएटिंग मीडिया विद सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। तो ये जनरेटिंग एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक फोटो दिखाता हूँ आपको, ये फोटो देखिए आप, ठीक है। इस फोटो को देखने से आपको ये लग रहा होगा कि यार ये फोटो किसी ने बहुत बढ़िया आर्टिस्ट ने बनाया है, एकदम उसने पेंट ब्रश लिया होगा, कैनवस लिया होगा, उसके ऊपर बढ़िया पेंटिंग बनाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पेंटिंग है वो कंप्यूटर ने बनाई है। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं भाई, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी डालिए, कोई टेक्स्ट डालिए, जैसे मान लो आपने डाला यूपीएससी एस्पिरेंट स्टडिंग इन न्यू दिल्ली, तो आपको ना पिक्चर दिखा देगा अपने आप ही जनरेट करके, आपको कुछ नहीं मेहनत करनी है, समझ रहे हो। तो आपको कोई म्यूजिक बनाना है, आपको कोई मान लो म्यूजिक बनाना है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप डालिए कि म्यूजिक की बीट्स कैसी हों, म्यूजिक का मूड कैसा हो, वॉइस कैसी हो, मेल की होनी चाहिए, फीमेल की होनी चाहिए, उस सॉन्ग का ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, वो पार्टी सॉन्ग होना चाहिए, भक्ति सॉन्ग होना चाहिए। आप सिर्फ ये डालिए और जैसे आप आउटपुट पे क्लिक करोगे ना, एक सॉन्ग बन के अपने आप ही तैयार हो जाएगा आपके लिए। आपने कुछ नहीं करना है, बस हल्की सी डिटेल डालनी है, सॉन्ग तैयार हो जाता है। आपको कोई कोड बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनानी है, कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर जाके सिर्फ आपको अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, वो कोड अपने आप ही बन के तैयार हो जाता है।
ये सारा काम एक्चुअली मशीनें खुद कर सकती हैं। इंसानों की इसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको कोई पेंटिंग बनानी है, कोई म्यूज़िक बनानी है, कोई इमेज तैयार करनी है, कोई टेक्स्ट तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट पे जाओ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगी। तो इसे जनरेटिव एआई कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारी मशीनें होती हैं, हमारा जो कंप्यूटर होता है, वो खुद ही लर्निंग कर लेता है। नई-नई चीज़ों को क्रिएट करने में आपका कंटेंट खुद बना लेता है। आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। ठीक है? तो इसकी बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हो सकती हैं। कुछ समय पहले भी हम लोगों ने जीपीटी के बारे में बात किया था, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आप वहाँ पे डालिए, आपको एक बहुत बढ़िया आंसर वहाँ पे मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि सामने से कोई इंसान आपके साथ चैट कर रहा है। आप बता ही नहीं सकते कि सामने से कंप्यूटर बात कर रहा है आपसे। तो जैसे चैट जीटीपी, गिटहब, कॉपीलोट 6 और भी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो इस तरह का क्रिएटिव काम करते हैं। तो आने वाले समय में ना बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशंस होने वाली हैं इसकी। बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन एक्चुअली अभी भी हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर में और भी ज़्यादा हो जाएगा। आपको कोई मीडिया पोस्ट बनानी है, आप ब्लॉग्स लिखने हैं, कोई मार्केटिंग टेक्स्ट लिखना है, कोई वीडियो वगैरह बनानी है, सब काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो जाएगा। आपको कोई लीगल रिसर्च करनी है, तो आपका ज़्यादा किताबों में माथा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पे जाइए, आप उसको रिक्वायरमेंट बताइए, आपको सब कुछ वो सामने ला के दे देगा। तो जो हज़ारों-हज़ारों घंटे हम लोग फालतू की रिसर्च में बिता रहे थे, अभी आपका समय बचेगा। आप वो काम मशीन को करने दीजिए, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम होते हैं वो आप खुद करिए। ठीक है? आपको मान लो कोई नई दवाई बनानी है, कोई फ़ॉर्मूला आपको निकालना है, तो मशीन को करने दीजिए वो काम। आप मेहनत क्यों कर रहे हो? आर्किटेक्चर में बहुत बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है। कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन आपने बनाना है, कोई घर का डिज़ाइन बनाना है भाई, इंटीरियर अगर आपने डिज़ाइनिंग करवानी है, कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की आपने रिसर्च करवानी है, मशीन को बोलिए वो कर देगी। आप बैठ के जो है आराम से चिल करिए, आराम करिए, है ना? कोई हाउस फ्लोर आपको प्लानिंग करनी है, बो कोई 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 मेडिकल में किसी पेशेंट के सिम्पटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उस सिम्पटम्स के बेसिस पे आपको उसको दवाई रिकमेंड करनी है, सब काम जो है मशीनों के थ्रू हो जाता है। क्योंकि ये मशीनें बहुत स्मार्ट हैं, ये ना बहुत स्मार्ट हैं। ये ह्यूमन से भी ज़्यादा फ़ास्ट और बढ़िया डिसीज़न ले सकती हैं। लेकिन जैसा किसी चीज़ का बेनिफिट होता है, हमेशा उसका नुकसान भी होता है। नुकसान यहाँ पे क्या-क्या हो सकता है? नुकसान यहाँ पे हो सकता है बायस वाला। देखिए, मशीनों को अल्टीमेटली इंसान ही बना रहा है ना। वो जो भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो तो इंसान ही कर रहे हैं। बाद में जाके वो आउटपुट दे रही हैं। तो जो इंसान बायसनेस होती है हमारी, वो बायसनेस मशीनों के अंदर भी नज़र आ सकती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जैसे आपने मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर डाला पिक्चर ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। आपने ये पिक्चर उसके अंदर डाल दिया और उसके अंदर जो भी फ़ोटोज़ आ रही हैं, वो सिर्फ़ व्हाइट मेल्स की आ रही हैं। व्हाइट और मेल। ना तो उसके अंदर फीमेल की फ़ोटो आ रही है और ना ही उसके अंदर ब्लैक मैन या ब्लैक फीमेल की फ़ोटो आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है बायसनेस? वो इंटेलिजेंट पर्सन के नाम पे सिर्फ़ व्हाइट मेल की पिक्चर ही क्यों दिखा रहा है? ये होती है बायसनेस। तो जो इंसानों की बायसनेस होती है, कई बार वो मशीनों के आउटपुट में भी नज़र आ सकती है। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात ये है। उसके अलावा डीप फेक जो है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, राइट? ये भी क्रिएट कर सकती हैं इस तरह की मशीनें, डिसइन्फॉर्मेशन वगैरह फैला सकती हैं, प्रोपेगेंडा वगैरह फैला सकती हैं, किसी खास चीज़ के लिए काम कर सकती हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी को भी लेके थोड़ा यहाँ पे खतरा हो सकता है। और जो प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाए जा रहे हैं, हो सकता है वो लो क्वालिटी के हों, इन्फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट ना हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। तो ये तो हो गई इसके कुछ कंसर्न्स, कुछ एथिकल कंसर्न भी हैं, है ना? आप ये पेंटिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए। पेंटिंग एग्जाम भैया, पेंटिंग तो तब होती है ना जब एक इंसान ब्रश उठाता है, कलर फिल अप करता है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करता है, वो होती है क्रिएटिविटी, वो होती है रियल आर्ट। अब मशीन में आपने जो है कोई डिटेल डाल दी और मशीन ने आउटपुट निकाल दिया, वो आर्ट थोड़ी है। आप उसको आर्ट के नाम पे थोड़ी ना बेचोगे, नहीं आर्ट के नाम पे उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। तो कुछ एथिकल कंसर्न भी हैं कि ह्यूमन क्रिएटिविटी, है ना, ह्यूमन इमेजिनेशन, ये उसको चैलेंज कर रहा है। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें तो हैं, तो डेफ़िनेटली देयर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? तो आने वाले समय में हमारा जो प्राइवेसी कंसर्न्स है ख़ासकर, वो थोड़ा ध्यान में रखने जाने चाहिए। ये थोड़ा-सा आर्टिकल है, थोड़ा आप इसको आराम से जाके देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल है वो सेंसस को लेके है। ठीक है? और सेंसस को लेके एमसीक्यूज़ भी एक पूछा गया था जिसका आंसर होता था नीदर 1 और नो 2। ये शायद हम लोगों ने आंसर पहले कर भी लिया था। ठीक है? थोड़ा आप इसको देख सकते हो।
तो सेंसस डिले हो गया भाई। सेंसस एक्चुअली अपना लास्ट 2011 में हुआ था और उसके बाद ये सेंसस जो है 2021 के अंदर होना चाहिए था। तो ये सेंसस की तैयारी एक्चुअली 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। तो 2021 में इसकी तैयारी शुरू हो गई थी सेंसस करवाने की, लेकिन फिर कोविड आ गया और कोविड की वजह से वो जो है अनफॉर्चुनेटली डिले होता ही जा रहा है और अब और भी डिले हो गया है। और 2024 में जो है इलेक्शंस हैं अगले साल, तो हो सकता है इसको और भी डिले कर दिया जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार कह सकती है कि भाई इलेक्शन की वजह से मेरे ऊपर बर्डन बढ़ गया है, अभी मैं सेंसस वगैरह नहीं करवा सकते। सेंसस अब तक क्यों नहीं करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा प्रोएक्टिवली, इसका कोई रीज़न खासकर सरकार ने बताया नहीं है। बट अभी कुछ इंडिकेशंस आई हैं सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को ये आदेश दिया है कि वो किसी तरह का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर चेंज ना करें। देख हमारे यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर ना नई नई तहसील, नए नए ब्लॉक्स, नए नए ताल्लुक, नई नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती हैं टाइम टू टाइम, और ये प्रोसीजर चलता रहता है हर स्टेट के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि आप इसको फ्रीज कर दीजिए, कोई भी नया ताल्लुक नया डिस्ट्रिक्ट मत बनाइए। ठीक है, टाइम दिया गया है जुलाई 1 तक का, इसके बाद किसी भी स्टेट के अंदर नया डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं बनाया जाएगा। सेंसस करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। ठीक है, क्योंकि सेंसस में सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं कि फलाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सर्वे करेंगे, इस ताल्लुक के अंदर कौन कौन करेंगे। भाई अगर टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक चेंज होते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, सब कुछ कियोस हो जाएगा, है ना। तो सेंसस करने से पहले बाउंड्रीज वगैरह को फ्रीज कर दिया जाता है। सेंसस करने के बाद आप कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बड़ी बात है। उसके अलावा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, जो जनरल इलेक्शन के लिए, मतलब एमपी के इलेक्शंस के लिए, फिर एमएलएज वगैरह के इलेक्शन के लिए हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो भी फिक्स की जाती हैं सेंसस के हिसाब से। क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को जो भी रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही दिया जाता है, राइट। हमारे लोकल इलेक्शन हो, चाहे असेंबलीज के इलेक्शन हो, कोई जनरल इलेक्शन हो, उसके हिसाब से दिया जाता है। तो ये तो जो है सारी सारी चीज़ें हो गई। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो हमारा सेंसस एक्ट है उसके अंदर ये तो कहा गया है कि सेंसस करवाना है, लेकिन उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। मतलब कितने समय के बाद करवाना है। जैसे जापान है, अमेरिका है, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया कानून के अंदर कि 10 साल के बाद होना चाहिए। इंडिया में किसी भी कानून में ये नहीं मेंशन किया गया है कि 10 साल के बाद सेंसस होना ज़रूरी है। वो 11 साल में भी हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है, 13 साल में भी हो सकता है। हालांकि प्रैक्टिस तो 10 साल की ही है, बट उसके चेंजेस हो सकते हैं, जैसे इस बार चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो एक तो ये थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा होता नहीं है। सेंसस के भैया बहुत सारे यूज़ होते हैं। सेंसस बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। एक तो हमारा जो सोशल डेमोग्राफिक इंडिकेशंस होती हैं, पॉपुलेशन समय के हिसाब से जो है चेंज होती रहती है हमारे गाँव में, कस्बों में, है ना, सिटीज़ के अंदर। तो उसका हिसाब किताब लगाया जाता है सेंसस के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा लिटरेसी लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, माइग्रेशन वगैरह किस तरह से हो रही है, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन वगैरह, वो सब भी सेंसस के थ्रू हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप जैसे अभी हम लोग ना सैंपल सर्वे करते हैं। ठीक है, सैंपल सर्वे टाइम टू टाइम होते रहते हैं, हर 6 महीने साल भर के बाद सैंपल सर्वे होते रहते हैं। जैसे मान लो आपने जो है स्वच्छ भारत मिशन के लिए आपने सैंपल सर्वे किया, आपने ये पता लगाया भैया कितने सिटी के अंदर कितने टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए। ठीक है, उन टॉयलेट्स में कितने वर्किंग है, कितने वर्किंग नहीं है, वो सैंपल सर्वे के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। लेकिन सैंपल सर्वे आपको ब्रॉड पिक्चर देता है, आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल की पिक्चर नहीं बताता है कि हर गांव में, हर घर के अंदर कितने टॉयलेट बने, उनमें से कितने वर्किंग हैं। वो सब आपको सेंसस से ही पता चलता है। ग्राउंड रियलिटी बेसिकली आपको सेंसस से ही पता चलती है। सैंपल सर्वे ठीक है, आपको ऊपर से बता सकते हैं, राइट, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की पार्लियामेंट वगैरह के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह में, ग्राम पंचायत वगैरह में, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह के अंदर जो रिजर्वेशन वगैरह होता है वो भी सेंसस के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इवन जो डीलिमिटेशन किया जाएगा 2026 के बाद, वो भी 2021 के सेंसस के हिसाब से ही किया जाएगा। अभी तक हम लोग 2001 के सेंसस के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसके बाद वो 2026 के बाद में जो भी डीलिमिटेशन होगा वो नए सेंसस के हिसाब से किया जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है भाई कि डीलिमिटेशन के लिए। उसके अलावा एक और इन्होंने पॉइंट यहाँ पे बोला है, आई डोंट नो वैसे कैसे डिटेल ये फिक्स की जाएंगी, बट इन्होंने कहा है कि जो कोविड वगैरह में डेथ हुई हैं, ठीक है,
उनका भी हम लोग एक्यूरेट पिक्चर निकाल सकते हैं सेंसस की वजह से, कि किसी सिटी के अंदर मान लो 2001 के अंदर इतना पॉपुलेशन था, मान लो 100 पॉपुलेशन था, ठीक है, 100, और इसमें मान लो 50 लोग 20 लोगों का माइग्रेशन वगैरह हो गया, प्लस माइनस करके आउट माइग्रेशन माइग्रेशन 20 लोग हो गए, तो इसका मतलब वहाँ की पॉपुलेशन जो है 120 होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मान लो वहाँ की पॉपुलेशन 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 लोगों की वहाँ पे कोविड की वजह से डेथ हो गई है। तो कोविड की एक्चुअल डेथ भी जो है सेंसस के थ्रू पता लग सकती हैं, ऐसा भी इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। एग्जैक्टली कैसे होगा वो हमें नहीं पता है, बाद में पिक्चर क्लियर होगी, बट एनीवेज वो सब चीज़ें इन्होंने कही है यहाँ पे। लेकिन सेंसस का जो डिले हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत यहाँ पे हो सकती हैं। पहली बात तो आजकल सिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत जल्दी घट रही है और बढ़ रही है। जैसे कलकत्ता, जैसे बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु की पॉपुलेशन पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। दिल्ली की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, कलकत्ता की पॉपुलेशन कम हो गई है एंड ऑल दैट। तो ये सिटीज़ के अंदर जो माइग्रेशन वगैरह की वजह से पॉपुलेशन चेंज होता है वो सेंसस के थ्रू ही पता चलता है, रियल पिक्चर सेंसस के थ्रू पता चलती है, इसलिए डिले होना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कई जगह पे एससीज या एसटीज़ को ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा हो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, हो सकता है कहीं पे उनको कम रिजर्वेशन मिल रहा हो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो एग्जैक्टली रिजर्वेशन कितनी होनी चाहिए ये भी हमें सेंसस से ही पता चलेगा, तो डिले होने का ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और जब हम लोग एनपीआर की बात करते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करते हैं, एनसीआर की सॉरी जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं, तो ये चीज़ें भी हमारी सेंसस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी पॉलिटिकली डिबेट भी यहाँ पे हुआ है एनपीआर एनसीआर को लेके, एनआरसी को लेके। वो कैसे होगा तो वो भी नए सेंसस के द्वारा ही पता चलेगा। बाकी ये वाला जो कंटेंट है मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही डाला है, ठीक है। कि सिग्निफिकेंस क्या होता है सेंसस का, इट्स अ सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सेंसस के अलावा कोई और इंडिया में ऐसा लार्ज स्केल सर्वे नहीं किया जाता जो घर घर जाके किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ऑथेंटिक सर्वे माना जाता है सेंसस का। उसके अलावा गुड गवर्नेंस के लिए भी ज़रूरी है भैया, डिमार्केशन जो हमारी होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह की, आपको मैंने बता ही दिया है ना। बिजनेस वगैरह को बेटर एक्सेस जो है आप यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि आपको घरों का सर्वे पता चलता है एंड ऑल दैट। उसके अलावा ग्रांट्स वगैरह आप दे सकते हो इसके हिसाब से। तो ये थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। इंडिया का जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है टाइम टू टाइम आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। तो 2021 के बाद एकदम से इंडिया का ग्रोथ काफ़ी बढ़ा पॉपुलेशन का। 1931 के बाद ही बढ़ ही रहा था, 1941 के बाद थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पे, और फिर 51 के बाद इंडिया में एकदम से जो है पॉपुलेशन बूम आया कई सालों तक, अगले 15-20 सालों तक। फिर आप क्लियरली देख सकते हो 1981 के बाद से थोड़ा सा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हो गया था, शुरू हो गया था। तो यहाँ पे 25.15 है, 24.9 है। फिर धीरे धीरे 2011 में जो है वो 17 के आसपास चला गया। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है इंडिया में डेफिनेटली कम हो रही है। और अभी हमें पता ही है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 होता है, लेकिन इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.0 हो चुका है, वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे हो चुका है। तो आने वाले समय में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में काफ़ी कम होने वाली है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, मेघालय वगैरह, ठीक है। बाकी थोड़ा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, थोड़ा अगर देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। भाई चाइना की मार्केट में इंडिया से बहुत सारी फेक कोविड की दवाइयाँ भरी पड़ी हैं मार्केट में, तो चाइना को एक और प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। उसके अलावा एक ग्रीन माइनिंग का थोड़ा सा आप हिसाब किताब देख सकते हो, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो डिसीजन था वो रिजर्वेशन वाला म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। पुराने टॉपिक हैं, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।